Dear students, researchers and teachers, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं डॉक्टर हुमैरा बानो आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ अपने चैनल यूनानी विज़डम के साथ। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने अखलाक का लेक्चर पढ़ा था, टॉपिक पढ़ा था। आज हम उस लेक्चर का दूसरा पार्ट कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि अखलाक एक्चुअल में क्या है। हमने इससे पहले पढ़ा था अखलाक यानी मिक्सचर। हमने ये भी जाना था कि एज ए होल अखलाक का टेम्परामेंट हार रतब है। उसकी हमने अक़साम जानी थी और पढ़ने का सीक्वेंस रहेगा वो क्या रहेगा ये भी हमने पिछली बार समझा था। और इसका प्रोडक्शन कहाँ होता है और ये जिस्म में कितने तरीक़े से या किस किस फॉर्म में मौजूद हो सकता है, और अखलाक को ह्यूमर कहना क्या मुनासिब है या नहीं है। हमारे ऑर्गन्स का टेम्परामेंट और उनका न्यूट्रिशन किस तरह मेंटेन रहता है अखलाक के ज़रिए। पिछली बार हमने अपना लेक्चर इस स्लाइड पे ख़त्म किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि बाय द ऑर्डर्स इनकी 4 किस्म होती है और हमने ये फिगर शो की थी। ये ओरिजिनल फ़ोटो है और बीइंग अ पार्ट ऑफ अखलाक इसमें जेली स्ट्रक्चर भी बनता है और वो कैसा दिखाई देता है ये फिगर हमने दिखाई थी, पिक्चर दिखाई थी। आज हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। हमने जाना था कि बदन की रतूबतें 3 हैं, उस्तुक़सी और बुनियादी रतूबत जिससे आज़ा जुड़े रहते हैं, और जो है दूसरी वो रतूबत जो रगों में मौजूद होती है। इन्हीं दोनों को इन्होंने अखलाक कहा था। इस अखलाक की 4 अक़साम बयान की गई हैं। नंबर 1 दम यानी ब्लड, नंबर 2 खिलते असफ़र यानी कि बाइल हमारा, और खिलते असवद यानी सौदा, और चौथे बलगम। कहते मसीही से लिया हुआ ये इक़्तिबास है। पहले हम इसको ही पढ़ेंगे। अगर हमें इसमें कहीं डाउट होगा, शक होगा या कॉन्सेप्ट के क्लैरिटी में कुछ फ़र्क आएगा तो हम दूसरी किताबों से इस्तिफ़ादा करेंगे, ठीक है। यानी कि ये अखलाक जो होते हैं हमारे जिस्म में ग़िज़ा से हासिल होते हैं। पिछली बार जो हमने इमेज दी थी उससे बेहतर आज हमने एक और इमेज यहाँ पे प्रेजेंट की है। इसमें हम क्लियरली बहुत सारे पोर्शन देख सकते हैं कि जब खून को हम किसी टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट करते हैं, कुछ वक्त जब उस पर गुज़रता है तो उसकी फॉर्म कैसे एक दूसरे से जुदा होती है और अपने आप को रिप्रेजेंट करती है कि अखलाक इट्सेल्फ नॉट अ सिंगल एंटिटी बट आल्सो इट इज़ अ मिक्सचर। ये हमने इसके कट किए ताकि देखने के लिए कि किस तरह से लेवल ऑफ वाटर इसमें नुमायाँ होता है और इसके कंटेंट्स भी। यहाँ पे हमने शो किया कि किस तरह इसका जेली स्ट्रक्चर डिफरेंट रंगत को लिए हुए और कंसिस्टेंसी को लिए हुए मौजूद है। अगर हम इन तमाम पोर्शन को 1 बाय 1 करके इसका अलहदा से एनालिसिस करें तो बहुत हद तक ये मुमकिन है कि हम इसको इवेलुएट कर सकते हैं अपने यूनानी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या वाकई जो अखलाक की जो मिक्सचर हैं, जो इनके कंपोनेंट्स हैं, वो किस किस चीज़ को लिए हुए हैं, और आज तिब्बे जदीद के दौर में जो डिफरेंट मार्कर्स और डिफरेंट टेस्ट जो हम एनालाइज करते हैं उसको हम किस तरह से कोरिलेट कर सकते हैं। और मेरे ख़्याल में अगर इस पर किया जाए तो बहुत हद तक हम इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं या हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं। देख रहे थे कि अखलाक 4 हैं, ठीक है। ये सबको मालूम है, कॉमन बात है, इसलिए इस पे ज़्यादा बहस में नहीं जाएंगे। मेन चीज़ देखेंगे, वो चीज़ देखेंगे हम लोग जो कॉमनली यूजुअली पढ़ाया या बताया नहीं जाता है, या जहाँ पे हमें शुबह होता है, या जहाँ हमारे कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी मध्यम हो जाती है और हम अपने बात को प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो पहली बात ये है कि ये 4 हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि इनका माखज़ या इनका सोर्स जो है वो ग़िज़ा है, और ये ग़िज़ा
जब हमारे जिस्म में पहुंचकर खून बनती है तो क्या क्या कहलाती है? नंबर 1 दम, नंबर 2 सफ़रा, नंबर 3 सौदा, नंबर 4 बलगम। अब ये कहा गया कि दम जो है इट्स सेल्फ अ न्यूट्रिशन और सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन टू द बॉडी या सेल्स या हमारे ऑर्गन्स, ठीक है। बाकी जो ये 3 हैं, हमारा ये जो 3 पोर्शन है, ये वाला सफ़रा और सौदा और बलगम, इसको अतिब्बा ने फुजला कहा है। यानी ये तीनों फुजला हैं, प्रोडक्शन के लिहाज से फुजला है, न कि अपनी प्रॉपर्टी के लिहाज से। ये बात जहन में रखी नहीं है कि प्रोडक्शन के लिहाज से दीज आर कॉल्ड फुजला बट नॉट बाय द प्रॉपर्टीज़। ओके, आगे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो अतिब्बा ने इसको फुजला क्यों करार दिया है। हमने जैसे जाना कि दीज आर अवेलेबल फ्रॉम द फूड इनसाइड द बॉडी, हमारे जिस्म में हमारी ग़िज़ा से ये हासिल होते हैं, ठीक है। हमारे जिस्म में ये हमारी ग़िज़ा से हासिल होते हैं। सेम बात है कि वन ऑफ दीज इटसेल्फ अ ब्लड, ठीक है। ये जो है अपने आप में एक ब्लड है या जिस्म का न्यूट्रिशन है, जबकि 3 जो बकिया हैं ये फुजला हैं। बकिया 3 फुजला है। ये बात समझ में आ गई। जब हमने उस्तकुस्सात का नज़रिया पढ़ा था, एलिमेंट्स थ्योरी पढ़ी थी, तो उस वक्त हमने बड़े डिटेल में पढ़ा था कि हमारे जिस्म से और जो नेचर में मौजूद सारी चीज़ें हमारे सराउंडिंग्स में मौजूद है, वो किस तरह इंसान के जिस्म का हिस्सा बनते हैं थ्रू ग़िज़ा, ठीक है। ग़िज़ा के ज़रिए हमारे जिस्म का हिस्सा किस तरह बनते हैं। तो सबसे पहले जो उस्तकुस्सात होते हैं, बेसिक जो होता है, जैसे प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं या हमारे हजरियात हैं, ये डायरेक्ट हमारी ग़िज़ा का हिस्सा नहीं बनते। ये पहले हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं बनते, पहले ये हमारी ग़िज़ा बनते हैं। फिर हमारी ये ग़िज़ा जब हम खाते हैं तो मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़रने के बाद जिस्म में खून की शक्ल इख्तियार करते हैं, और उसके बाद फिर ये हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ मराहिल में गुज़रने के बाद हमारे ऑर्गन का हिस्सा बनते हैं। फिर जो ऑर्गन होते हैं इंसानी जिस्म के, ये तमाम ऑर्गन ये सबसे करीब तरीन जिस्म से मुशाबहत रखते हैं। तशाबह के एतबार से करीब तरीन हमारे ऑर्गन होते हैं, लेकिन यही ऑर्गन इनसे करीब जो होता है वो हमारा खून होता है, और खून से करीब जो होता है वो हमारी ग़िज़ा होती है, और ग़िज़ा के करीब में जो होते हैं हमारे बुनियादी उस्तकुस्सात होते हैं। तो इन कंपैरिजन टू द ह्यूमन बॉडी, बुनियादी उस्तकुस्सात बाईद तरीन के हमारे जुज़ हैं। और यहाँ पे मकसद इसका ये नहीं है, सिर्फ ये समझना है कि हमारी ग़िज़ा और खून ये 2 ऐसे पार्ट्स हैं जो इंटरमीडिएट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो यही के सारे ऑल्ट्रेशन जो है हमें फोकस करना है कि हमें इसको कैसे मुनासिब रखना है, कैसे एतदाल पे रखना है, और इनके शेड्यूल को किस तरह मुतय्यन करना है। यहीं से हमारी सेहत और यहीं से हमारी जो है बीमारियों का इत्तिसाल होता है या दारोमदार होता है। तो अभी हम जो पढ़ेंगे ये दम के बारे में नहीं पढ़ेंगे, सफ़रा के बारे में भी बाद में पढ़ेंगे, सौदा के बारे में भी बाद में पढ़ेंगे। दम का थोड़ा सा मुख्तसर सा तारुफ देख लेते हैं, उसके बाद हम जो फोकस करेंगे वो टोटली बलगम पे करेंगे, क्योंकि जिस्म में सबसे इंटरेस्टिंग रोल जो है वो बलगम प्ले करता है, तो इसलिए हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बलगम जो होता है हमें हाउ फ्लेम इज़ वेस्ट, ये क्यों वेस्ट कहलाता है, इसको थोड़ा सा देखते हैं हम। और ये इसका जवाब ख़ुद तिब में ही मौजूद है कि ये फुजला क्यों कहलाता है। ये खून बनने से पहले का फुजला है, ना कि वेस्ट है, खून बनने से पहले का फुजला है, ठीक है। ये हमें बात समझ में आ गई होगी मेरे ख़्याल में। अब ये देखते हैं यहाँ पे मैत मसीही का जो इक़्तिबास है वो क्या कहता है, ताकि आपको किसी को कोई कन्फ्यूज़न न रहे
कि ये बातें कहीं हवा में कही जा रही हैं। ठीक है, यहाँ पे ये था कि यानी इनमें से ख़ुद तो एक ग़िज़ा है, ठीक है, और वही उसी का कंटिन्यूशन देख लिए कि खून बनने से पहले का फजला है। और खिलते असफर और असवद ये खून से की तबीयत से मुतजाविज़ हैं, यानी ये बियॉन्ड द टेम्परामेंट ऑफ द ब्लड, इनकी जो एंटिटी है या एग्जिस्टेंस है वो मौजूद है जिस्म में, क्योंकि ये एहतराक और पुख्तगी की हद से आगे बढ़ गए हैं। इसलिए इनकी कंसिस्टेंसी और इनका कैरेक्टरिस्टिक, जो इनका किरदार है जिस्म में, वो अलग है। इनके जो किरदार है ना वो डिफरेंट हैं बलगम और खून के मुकाबले में, बलगम और खून के मुकाबले में। लेकिन इनका वजूद बदन में तबई है। ये हम ऐसा नहीं कहेंगे कि ये गैर तबई, तबई इनका वजूद है, लेकिन ये गैर तबई सूरत अख्तियार कर सकते हैं। जब ये गैर तबई सूरत अख्तियार करते हैं तभी बीमारी पैदा करते हैं, नहीं तो तबई सूरत में ये कभी भी बीमारियां पैदा नहीं करते। इनके कहने का मतलब है कि खून तो ग़िज़ाई परवरिश मुहैया करने वाला मकसूद हकीकी है। एक्चुअली यही है, ट्रू न्यूट्रिनिस्ट जो है वो हमारा ब्लड है। और बलगम के अंदर वो खुसूसियत है कि ये स्टोर्ड फॉर्म में बदन में मौजूद रहता है, और जब जिस्म को ज़रूरत होती है तो ऑन डिमांड ये न्यूट्रिशन में या खून में कन्वर्ट हो सकता है या हो जाता है। इसकी सूरत ये है कि क़ुव्वत मुग़य्यरा की शदीद ज़रूरत के तहत इस पे काम करती है और उसको कन्वर्ट कर देती है। तो ये इतनी बात ख़ुद अपने आप में बहुत सारे चीज़ों की तरफ इशारा करता है। इसमें बायोकेमिस्ट्री की सीरीज़ मौजूद है, इसमें नेचुरल प्रोसेस की सीरीज़ मौजूद है, मेटाबॉलिज़्म का बहुत सारा स्टेप्स मौजूद है। तो हमें इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिज़ियोलॉजी पढ़ने वाले तमाम लोगों को मालूम है कि जिस्म में मेटाबॉलिज़्म होता है, उनके क्या अक़साम हैं और उनके क्या मराहिल हैं और किस मराहिल में किस तरह का प्रोडक्शन बनता है। हमारा मकसद यहाँ सिर्फ को रिलेट करना है और क्लैरिटी लाना है यूनानी के कॉन्सेप्ट में। अभी जैसे कि उन्होंने कहा कि ब्लड इज़ द ट्रू, ठीक है, ब्लड इज़ ट्रू न्यूट्रिनिस्ट ऑफ द बॉडी एंड फ्लैम इज़ अ कंपोनेंट, स्टोर्ड फॉर्म वुड बी ब्लड ऑन डिमांड। जब डिमांड होती है तो ये कन्वर्ट होता है। ओके, बाय द हेल्पिंग ऑफ क़ुव्वत मुग़य्यरा। क़ुव्वत मुग़य्यरा क्या है एक्चुअल में? क़ुव्वत मुग़य्यरा एक ऐसे प्रोसेस का नाम है, क़ुव्वत मुग़य्यरा एक ऐसे प्रोसेस का नाम है, एक ऐसे प्रोसेस का नाम है जो स्टेप बाय स्टेप बॉडी को प्रोवाइड करती है। पहले ये माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, फिर ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, फिर ये और छोटे मॉलिक्यूल्स में बनते हैं, फिर इनके मॉलिक्यूल्स चेंज होते जाते हैं और बाय द प्रोसेस आखिर में इनका एंड प्रोडक्ट बनता है। और ये एंड प्रोडक्ट जो होता है इसको बॉडी से निकलना होता है और दरअसल यही हमारे फजला कहलाते हैं। और दिस पॉइंट इज़ द ट्रू स्टेट ऑफ द फजला और वेस्ट। तो हमें यहाँ तक पहुँचना है। जब हमारे कोई भी खिल्त हमारे जिस्म का यहाँ तक पहुँचता है तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है और वो किस तरह के करैक्टरिस्टिक को प्ले करता है जिस्म में, और अगर वो नहीं निकले तो फिर क्या वो बनाता है दूसरे के साथ मिलके, और उस वक्त उसके करैक्टरिस्टिक जो होंगे वो किस फॉर्म में नमूदार होंगे और क्या डिजीज़ पैदा करेंगे। तो हमारा मकसद यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक जाना है और इसको समझना है, इस पॉइंट को। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे थे कि व्हेन फोकस ऑन इट टाइम ऑफ नीड्स न्यूट्रिएंट्स, जब ज़रूरत पड़ती है जिस्म को तो यही बलगम जो है खून में, दूसरे सेंस में ये कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाता है बाय द डिमांड। बट लेटर टू ह्यूमर्स आर नॉट एबल टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द बॉडी, दे सर्व ड्यूटीज़ इन द बॉडी इन अदर मीनिंग इन अदर वेज थ्रू डिफरेंट मैकेनिज़्म। इसका मैकेनिज़्म समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जिस्म में जो असवद है और असफर है, ये अपना मैकेनिज़्म किस तरह से अंजाम देते हैं, इसको हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब हम ये देखते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ द ब्लड क्या है। बस शॉर्ट में देखते हैं, डिटेल नहीं पढ़ना है, डिटेल आप लोग खुद पढ़ सकते हैं।
ये सप्लाई करता है न्यूट्रिशन की तमाम जिस्म को ये जैसा कि सप्लाई देता है, ठीक है। और रिप्लेसमेंट करता है, यानी कि बदले मातहल्लल करता है, ठीक है। ये बदले मातहल्लल करता है। जो कुछ भी मटेरियल जहाँ से यूटिलाइज होके बेकार होने लगता है तो ये वहाँ पहुँच करके उसको रिप्लेस कर देता है, और इस तरह से हर वक्त एक नई एनर्जी वहाँ जनरेट होती रहती है। ग्रोइंग ऑफ द बॉडी जिस्म को नशोनुमा फराहम करता है, ये ज़रूरी है। बिना इस फेल के कोई भी जिस्म नशोनुमा के मराहिल से नहीं गुज़र सकता, ठीक है। तो ये जिस्म को नशोनुमा फराहम करता है, और इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि ये जिस्म को गर्म रखता है, हरारत प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है जिसमें। और ऑर्गन्स जो हमारे होते हैं, चाहे हमारे वाइटल ऑर्गन्स हो चाहे दूसरे ऑर्गन्स हो, ये इनको एक नपे तुले अंदाज में इनको गर्म रखता है, इनको वार्मथ प्रोड्यूस करता है। अगर इनका ये लेवल यहाँ गड़बड़ होता है तो हमारे ऑर्गन की परफॉर्मेंस गड़बड़ हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, और यही प्रोसेस जब लॉन्गर पीरियड के लिए होता है तो डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। द इफ़ेक्ट ऑफ एक्सटर्नल हीट इन द बॉडी, ये जो होता है जब एक ह्यूमन बॉडी एक्सटर्नल फैक्टर्स असरअंदाज होता है तो यही ब्लड है, इसी का सर्कुलेशन है जो उस हीट को न्यूट्रलाइज करता रहता है, एक्सेसिव हीट को न्यूट्रलाइज करता रहता है। और यही ब्लड है जब हमारा एटमॉस्फेयर एक्सेसिव कोल्ड हो जाता है तो भी ये उसको मेंटेन रखता है या इन्हांस करता रहता है। तो इसका ये भी काम है कि जिस्म की हरारत को और ऑर्गन की हरारत को इन कंपैरिजन टू द एक्सटर्नल फैक्टर्स और एक्सटर्नल टेम्परेचर ये मेंटेन करके रखता है। ये बहुत बड़ा काम है ब्लड का। कॉज द बॉडी टू प्रोड्यूस एंड सर्कुलेट 3 पावर्स सच एज द, सबसे बड़ा काम, इससे भी बड़ा काम है। इन सब का मकसद यही है कि बॉडी को जो कुछ प्रोवाइड करता है उसका ख़ास मकसद ये 3 जो हमारे अंदर पावर है, वाइटल जो पावर्स हैं हमारे बॉडी के, उनको मेंटेन रखना, उनको लगातार कंटिन्यूसली उनको एनर्जी प्रोवाइड करते रहना और उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको बाकी रखना है। यानी कि क़ुव्वत तबैया, हमारी क़ुव्वत तबैया और हमारी क़ुव्वत हैवानिया और नफ्सानिया हमारे ब्लड सर्कुलेशन पे डिपेंड करता है या मुनहसर करता है। हमने पहले जाना कि ये अखलात है, तो ये अखलात बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर है। हमारे मिक्सचर कभी इस फॉर्म में भी हमें दिखाई दे सकता है, मिल सकता है ना, माइट बी इन दिस कंटेंट्स, और कभी उसके अंदर जो फाइंडिंग्स है वो इतनी फाइन, ट्रांसपेरेंट, ठीक है, और इस फॉर्म में भी हो सकती है, स्मॉल फोटिक पार्टिकल्स के शेप में भी हो सकती है, और कभी कभी इस तरह से एक फ्रेमवर्क की सूरत में या हमारे स्ट्रक्चर बनाने की, बॉडी का जो बेसिक स्ट्रक्चर्स होता है सेल्स का और हमारे ऑर्गन्स का, तो एज ए सेल्स और ऑर्गन स्ट्रक्चर की शक्ल में भी ये मौजूद हो सकता है। और उसी में हमारे ये पार्टिकल्स और इस तरह के पार्टिकल्स भी मौजूद हो सकते हैं। यानी ये सब हमारे ब्लड का हिस्सा है, इसका कंपोनेंट्स हैं, और ये डिफरेंट शक्ल में इसलिए मौजूद है, इनके डिफरेंट आइडेंटिटी इसलिए है कि इनको डिफरेंट काम करने हैं जिस्म में। अब हम आते हैं बलगम की तरफ से कि ये बलगम एक्चुअली अनडाइजेस्टेड फूड है। अतिब्बा ने क्लियर कहा कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है ये उसका फजला है, ठीक है। तो हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है, यानी जो हमारी ग़िज़ा है, अभी वो हज़म के मराहिल से पूरी नहीं गुज़री है, अभी नामुकम्मल है, तो उस नामुकम्मल ग़िज़ा को इन्होंने बलगम कहा है। क्या सचमुच का ये बलगम है? हम इसको थोड़ा सा देखते हैं कि एज फ्लैम इज़ ए वेस्ट और प्री मैच्योर ब्लड, इन अदर सेंस इट इज़ सब मेटाबोलाइज फूड्स which still remains in a state of not fully digested, while asfar and aswad are beyond status of the blood, over matured or gone through the processing of metabolism on a step of being waste or destroying status, but with normal entity. If
it in a range. So, in the form of submetabolized phlegm in these three places, phlegm is identifiable, one in stomach or in intestine, and second is in the liver, and third place is the vessels. तो हम जानते हैं कि बलगम जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है, शुरू में इनिशियली वो 3 जगह पे स्टे करता है या रिटेन करता है। सबसे पहला जो हमारा स्टमक है, उसके बाद इंटेस्टाइन है, तीसरे फिर हमारा लीवर है। तो ये कॉमन बात है, ये नॉन है जो तिब में हर जगह बयान की गई है। बस इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके, थोड़ा सा क्लियर करके पढ़ने की ज़रूरत थी। तो अगर हम इसको इस लेवल पे यहाँ पढ़ लेंगे तो फिर हमें ये चीज़ समझ में आ जाएगी। फिर बेनिफिट्स ऑफ फ्लैम भी पढ़ लेते हैं कि इट्स अ कंसिस्टेंसी इज़ थिन, स्टिकी एंड म्यूसिलेजिनस, वाइट एंड कोल्ड in the temperament. It is produced in the stomach on that time when its digestion is not yet completed. In the same way, it is present in the intestine and in the liver in a state of incomplete digestive food as a chyme, then chyle. तो ये दोनों पॉइंट ऐसे हैं जिसको हमें इवेलुएट करने की ज़रूरत है और उसको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है कि हमारा ये बलगम फिर कैसे ये जो प्रोड्यूस होता है और कहाँ कहाँ जाता है, किस किस फॉर्म में जाता है और फिर क्या क्या अपने फेल अंजाम देता है। क्लासिफिकेशन हो जाती है। नॉर्मल और फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फ्लैम, यानी बलगम की नॉर्मल और फिजियोलॉजिकल क्या है। तो हम यहाँ देखते हैं कि बाय द टेस्ट, इसका टेस्ट जो होता है ये टेस्टलेस है, इसमें कोई टेस्ट नहीं है। अगर इसके अंदर टेस्ट डेवलप हो जाता है तो समझिए ये नॉर्मल फॉर्म नहीं है। और बाय द टेम्परामेंट ये कोल्ड है। अगर इसकी कूलनेस कम हो जाती है या बढ़ जाती है तो इसका मतलब ये नॉर्मल से हट गया। इसी तरह बाय द कंसिस्टेंसी म्यूसिलेजिनस होता है। अगर इसकी थिकनेस घट गई या बढ़ गई तो इसका मतलब ये नॉर्मल फॉर्म में नहीं रहा। बाय द प्लेस, इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बिकॉज इट इज़ अ टाइप ऑफ फूड्स दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड, दैट्स वाई देयर इज़ नो स्पेसिफिक प्लेस फॉर इट इन द बॉडी, नीदर इट इज़ वेस्ट of the which conversion to nutrition is impossible and it presents everywhere in the body. इसकी प्रेजेंस के लिए कोई एक ख़ास स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है, बल्कि जिस्म के हर हिस्से में पाया जाता है, चूँकि इसकी ज़रूरत हर वक्त हर जगह होती है। तो जहाँ इसकी ज़रूरत होती है ये वहीं पे ये कन्वर्ट होके जिस्म को न्यूट्रिशन या एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। इसलिए इसका कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं है। देखा था कि ये जो ऑर्गन बताया गया है कि स्टमक है इसका, और इंटेस्टाइन है, और तीसरे लीवर है, लेकिन यहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड की शक्ल में रहता है और थोड़ा डाइजेस्ट होकर जब ये लिवर में पहुँचता है तो वहाँ इसकी फॉर्म चेंज हो जाती है। जब इसकी फॉर्म चेंज हो जाती है तब फिर उसको हम इसको क्या कहते हैं, इसको फिर हम दूसरा नाम देते हैं, ठीक है। लेकिन इसका एक थर्ड डाइजेशन का प्रोसेस भी होता है जिसमें जो कंटिन्यू चलता रहता है, और वो है व्हेन इट रिटेन इन द वेसल्स by the action of innate heat and digestive process convert into the nutrition। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इस पे हमें रिसर्च की ज़रूरत है कि ह्यूमन बॉडी में वेसल्स के अंदर हर जगह इनका प्रेजेंस किस तरह से है और ये किस तरह से कन्वर्ट होते हैं दूसरी एनर्जी में। जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो ये किस तरह से एनर्जी में कन्वर्ट होकर हमारे जिस्म को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये रिसर्च का टॉपिक है, इस पे रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए। अब ये देखते हैं कि हाउ एंड व्हाट एक्सटेंट ऑफ नॉर्मल फ्लैम में ऑल्टर इनटू द एबनॉर्मल फॉर्म एंड व्हेन इट बिकम्स एबनॉर्मल व्हाट चेंजेस इज़ देयर। ओके, तो ये होता है कि इट्स अ टेम्परामेंट में कोल्डर, मतलब टेम्परामेंट इसका कूल हो जाए या कम हो जाए। बिकम थिकर एंड मोर स्टिकी, यानी जब इसका टेम्परामेंट और कूल हो जाता है तो ये ज़्यादा थिक हो जाता है और स्टिकी हो जाता है, क्योंकि स्टिकीनेस और जो है थिकनेस इसकी मेन प्रॉपर्टी है। तो कूलनेस की वजह से ये बिल्कुल बेसिक फिज़िक्स है कि जब कोई चीज़ ठंडी की जाती है तो वो ज़्यादा थिक होती है, और अगर कोई किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी स्टिकी है तो जाहिर सी बात है और ज़्यादा स्टिकी हो जाएगा। तो एज़ लाइक लेड, कभी कभी ये इतना कूल हो जाता है, इतना थिक हो जाता है कि लेड की तरह जो है दिखाई देता है। When it loses its coolness
जब ये होता है इसकी कूलनेस कम हो जाती है, यानी इसकी कूलनेस अगर कम हो गई नॉर्मल से तो ये ड्राई भी हो सकता है। कूलनेस कम होने की वजह से ड्राई हो सकता है, या इसके अंदर कुछ ड्राइनेस और ऐड हो जाती है, तो उस वक्त ये सावर हो जाता है यानी तुर्श हो जाता है। इट लूजेज इट्स थिकनेस एंड स्टिकीनेस, तब उस वक्त इसकी थिकनेस कम हो जाती है और इसका जो स्टिकीनेस होता है वो भी कम हो जाता है। और कभी कभी कहते हैं कि जब बलगम पे कोई हालात ऐसे वारिद हों एक्सटर्नल साइड से, ठीक है, और उसमें हीट प्रोड्यूस हो जाए, तो ये हीट जो होती है ना वो उसको स्वीटनेस में कन्वर्ट कर देती है। जस्ट लाइक द फ्रूट्स, कोई भी फ्रूट्स जब कच्चा होता है तो वो तुर्श होता है या खट्टा होता है, लेकिन जब वो पक जाता है तो वो मीठा हो जाता है। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी है। तो हमें वो प्रोसेस जो फ्रूट्स को कच्चे से पक्का करने में और सावरनेस से स्वीटनेस में कन्वर्ट करने के लिए एनालाइज किया जा सकता है, वही चीज़ हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। फर्दर हम यहाँ पे दूसरा पॉइंट निकाल के लाते हैं कि रिसर्च का ये दूसरा पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमें इस पर रिसर्च करनी चाहिए यूनानी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो बलगम है वो किस तरह कन्वर्ट होता है न्यूट्रिशन में और क्यों वो स्वीट बनता है, और कौन से उसके अंदर एंजाइम और कौन से प्रोसेस उसमें ज़ाहिर होते हैं जिसकी वजह से ये स्वीट बनता है, या इसकी थिकनेस और थिननेस जो है चेंज होती है, या इसका कंसिस्टेंसी जो है चेंज होती है। यहाँ फिगर के ज़रिए हम देख सकते हैं कि बलगम जो है अनडाइजेस्टेड फूड है, जैसा कि अभी जिक्र किया। तो क़ुव्वत मुग़य्यरा इस पर कंटिन्यू काम करती है, क़ुव्वत मुग़य्यरा वर्क ऑन इट, और मीन्स इट पासेस थ्रू लॉट्स ऑफ डाइजेस्टिव प्रोसेस। ये बिल्कुल अंडरस्टूड बात है कि लॉट्स ऑफ डाइजेस्टिव प्रोसेस या मेटाबॉलिक प्रोसेस से ये गुजरता है, फिर ये न्यूट्रिशन में चेंज होता है। अभी जैसे कि हमने ये प्रोसेस देखा था कि किस तरह से इसके अंदर ये हो सकता है, चेंजेस आते हैं स्टेप बाय स्टेप, और ये किस तरह से, और ये छोटे छोटे पार्टिकल की शक्ल में चेंज हो सकता है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे वो बात कर रहे थे कि जब ये हमारे जीआईटी में डाइजेस्ट होता है फूड, तो वो पूरा डाइजेस्ट नहीं होता, तो उस वक्त वो क्या होता है, फिर वो जब हमारे इंटेस्टाइन में पास होता है ना, हमारे जब स्टमक से निकल के और इंटेस्टाइन के में जब आता है वो, तो यहाँ पे उसका डाइजेशन बहुत बढ़िया होता है। और यहाँ पे ये दो मेजर डिवीज़न में तकसीम होता है, दो इसके मेजर पार्ट्स बनते हैं। पहला पार्ट तो ये बनता है कि ये मेजेंट्रिक वेन के ज़रिए ये एज ए ब्लड हमारे लीवर में पहुँच जाता है, और वो ब्लड का हिस्सा बनता है। यहाँ फिर ये ब्लड की शक्ल में वहाँ से प्रोड्यूस होके हमारे सर्कुलेशन में पहुँचता है। दूसरा इसका जो पोर्शन होता है ना, जो बहुत ही लतीफ़ और सफ़ेद और बहुत ही कहना चाहिए फाइन ट्रांसपेरेंट, जो काइल की शक्ल में ये हमारे लिम्फेटिक चैनल में चला जाता है, और हमारे लिम्फेटिक चैनल के थ्रू फिर ये लिम्फेटिक सर्कुलेशन का हिस्सा बनता है, और लिम्फेटिक चैनल का जो काम है जिस्म में, फिर वो उसके साथ मिल कर के वो काम अंजाम देता है। तो यहाँ हमारे बलगम का ये बहुत बड़ा रोल है, और हमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बलगम को समझने की ज़रूरत है। तो मेरे ख़्याल में ये तीसरा पॉइंट हमें रिसर्च का निकल के आया सामने, कि हमें काइल को भी देखना है कि ये हमारे बलगम का कौन सा बलगम की कौन सी किस्म करार दी जाएगी, और जिस्म में ये कौन सा मेजर रोल प्ले करता है, और हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, और ये किस तरह से बॉडी को न्यूट्रिशन या स्ट्रेंथ या ताकत या उनको ग़िज़ा प्रोवाइड करता है, या सेल्स के कौन से टाइप्स के सेल्स को ये ग़िज़ा प्रोवाइड करता है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ फिगर के ज़रिए हमने दिखाने की कोशिश किया है कि जब बलगम अनडाइजेस्टेड होता है और मुख्तलिफ़ एंजाइम के ज़रिए और मुख्तलिफ़ तरह की उसमें हीट या हरकत प्रोड्यूस करता है, तो फिर ये क्या क्या चेंजेस प्रोड्यूस कर सकता है। तो हमने जैसे बताया कि इसका एक्चुअल जो कंसिस्टेंसी या टेम्परामेंट है वो बलगम का वेट और कोल्ड है। ठीक है, कोल्ड भी है, कोल्ड और वेट है। ये स्टिकी होता है, ग्लूई होता है और वाइट होता है। तो स्पेशली जब बलगम होता है तो वो ऐसा इन शक्ल में तो मौजूद होता है, लेकिन जब इस पर कोई काम होता है
ये कोल्ड भी होता है नेचर में और सब मेटाबोलाइज होता है, टैंग होता है और ये हर जगह मौजूद होता है। ये इसके 8 पॉइंट से मेजर जो इसकी स्पेसिफिकेशन को बयान करने के लिए काफ़ी है। तो अगर हम इसके स्पेसिफिकेशन को जहन में रखते हैं, प्रॉपर्टीज़ को, तो हम इसकी एबनॉर्मल फॉर्म को निकालने में बड़ी आसानी हो जाएगी। उस वक्त हम समझ सकेंगे कि इसकी कौन सी फॉर्म में कौन सी तब्दीली आएगी, तो हम इसको क्या नाम देंगे और कौन सी एबनॉर्मल फॉर्म होगी। और अगला लेक्चर जो पार्ट 3 इसका है वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ओके बाय।